Good afternoon, Good sir. afternoon. Okay. अच्छा मिरर्स है ना, कुछ कुछ एक दो चीज रह गई हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ इमेज। तो देखो ये दो तरीके के मिरर्स कल किए थे। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में हमेशा ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम रहने वाला है, हमेशा ही। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड है v0, तो इमेज की स्पीड होगी इस तरफ और वो सेम होगी, so it will be minus v0. So the speed of image will be minus v0. कब? जब ये ऐसे सीधा सीधा अप्रोच कर रहा है, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर अप्रोच कर रहा है। तो भाई सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो सिंपल तरीका है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज होने वाला सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज होने वाला है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। द पैरेलल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द सेम। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर ये पॉइंट से 1 से 2 पे आया, तो इसकी इमेज 1 डैश से 2 डैश पे आएगी, बराबर। तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर जाएगा, ये अप्रोच कर रहा है, ये इमेज यहाँ से अप्रोच करने वाली है। सो अगर ये थीटा ले लो और ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो, तो ये v0 cos थीटा होगा और ये हो जाएगा माइनस v0 cos थीटा, ये हो जाएगा v0 sin थीटा, ये हो जाएगा v0 sin थीटा, है ना। सो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहने वाला है। पैरेलल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, खाली डायरेक्शंस अपोजिट है। तो अगर तुम इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट करोगे, तो वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि स्क्वायर करके नेगेटिव साइन तो हट जाने वाली है ना। तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज द सेम, एक्सेप्ट जो मिरर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, उसकी डायरेक्शन खाली अपोजिट होती है, ठीक है। दूसरा कर्व्ड मिरर का क्या? स्फेरिकल मिरर्स का। सर अगर इसमें जो मिरर है वो भी मोशन में आ जाए तो ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर मिरर भी मोशन में आ जाए, ये मिरर है, ये है, इसका है VO और इसका है VM, अगर ये भी मोशन में आ जाए तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, पता ना। तो तुमको अल्टीमेटली तो रिलेटिव स्पीड देखनी है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। इमेज की भी स्पीड वही होने वाली है, डायरेक्शन उल्टा होने वाला है। स्फेरिकल मिरर में थोड़ा अलग होगा। स्फेरिकल मिरर में कल अपन लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा, m इक्वल्स टू, थोड़े देखे थे, f और u वाला एक था, क्या था? f अपॉन f minus u। ये जो मैग्निफिकेशन है ना, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, मतलब लेंथ कितनी चेंज होने वाली है, लीनियर मैग्निफिकेशन। सो अगर ये ऑब्जेक्ट इतना है तो उसकी इमेज कितनी होने वाली है, कितनी होने वाली है, तो ये रेशियो है ये, ठीक है। अभी सपोज ये कर्व्ड मिरर है और यहां पे ऐसा लॉन्ग ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ तो एरिया भी है, ऐसा है ऑब्जेक्ट। सो ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो दोनों मैग्नीफाई होने वाले हैं, दोनों का मैग्निफिकेशन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये तो अपने, मैं जो डायग्राम बनाया ये ऐसे बनाया है, ये ऐसे लाइन थोड़ी है, ये तो ऐसा है ना मिरर, तो मिरर तो ऐसा एक 3 डायमेंशनल चीज है, ऐसा कहो करके एक लाइन थोड़ी है। तो सिर्फ लेंथ नहीं चेंज होने वाली, इसका ब्रेड्थ ऑफ द इमेज भी डिफरेंट होने वाली है, अनलेस अलग होगा ना हर जगह, अनलेस सी पे पड़े हो। अगर सेंटर पे पड़े होंगे तो एल और बी सेम होने वाला है, ठीक है, पर सेंटर के अलावा हर जगह पे ये डिफरेंट ही होगा। तो एरिया भी चेंज होने वाला है if the object is not linear, if the object has some area, let's say a हो यहाँ पे होने वाला है LB, so the image of this AI will be LI BI, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो ये लगेगा, V by U करोगे तो एरिया का मैग्निफिकेशन क्या होगा? AI upon A0, LI upon L into BI upon B। तो ये है m, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट m, ब्रेड्थ ऑफ इमेज अपॉन ब्रेड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट
अगेन m, तो इमेज का एरिया इज m स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट का एरिया. सो एरियल मैग्निफिकेशन या इसको सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, बट एरियल इज अ बेटर टर्म. टेक्निकली इट्स कॉल्ड सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. आई डोंट लाइक दिस वर्ड सुपरफिशियल क्योंकि दिस सेज के ऊपर ऊपर का मैग्निफिकेशन. So the term should be aerial or surface. So aerial magnification is m square. Okay, clear है एकदम. अभी इधर एक ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है स्पीड v नॉट से मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है. तो मिरर में जो इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी? द स्पीड ऑफ द इमेज फॉर कर्व्ड मिरर. ये क्या फॉर्मूला होने वाला है? सो इसका फॉर्मूला होता है u f अपॉन u माइनस f का स्क्वायर इनटू v नॉट, और एक माइनस साइन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये इधर आएगा तो ये इधर आने वाला है. अब ये क्या हो गया? ये मैग्निफिकेशन हो गया, ऐसा माइनस मैग्निफिकेशन हुआ बट वो स्क्वायर में, तो m स्क्वायर टाइम्स हो गया. तो स्पीड ऑफ इमेज फॉर अ कर्व्ड मिरर, फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज m स्क्वायर v नॉट इज एरियल मैग्निफिकेशन टाइम्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अगर ऑब्जेक्ट सपोज 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और मैग्निफिकेशन वो जगह पे मैग्निफिकेशन है लेट्स से 2, तो स्पीड ऑफ इमेज रहेगी 8. तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा. ठीक है, ये कर्व्ड मिरर्स के लिए यूज होगा, स्फेरिकल मिरर्स के लिए. दूसरा ये कोई भी कर्व्ड मिरर, जैसे कि यहां पे मैंने कंक्लेव बनाया है, इसके 2 फोकाई हो गए. एक फोकाई ये जहां पे पैरेलल रेस मिलती हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. सो F1 लिख देता हूं मैं, ये है प्रिंसिपल फोकस. दूसरा सेम डिस्टेंस पे ये साइड भी होता है, ये है सेकेंडरी फोकस. ओके, अभी सपोज ऑब्जेक्ट रखा है इधर हमने और ये डिस्टेंस है -f. सो मैं फिलहाल f लिख रहा हूं, नेगेटिव साइन डाल दे रहा हूं, मैं नीचे फार्मूला बता दूंगा. ये डिस्टेंस है u, और लेट्स से इमेज यहां कहीं बने, ये डिस्टेंस है v. तो अपन को सर इसमें f आपने कुछ अलग नहीं लिखा r है नहीं, ये r, हाँ बिल्कुल, ये f इधर, ये f ये बराबर. तो अभी अपने कॉस फॉर्मूला लिखे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. अभी u को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं. ये है f और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, मतलब f के अलावा u कितना है, लेट्स कॉल इट x1. तो ये u है, x1 प्लस f इज u. सेम v के साथ करते हैं, v यहां पे है. अभी यहां पे ये वाला डायग्राम है ना, नहीं v यहां पे नहीं, यहां पे बड़ा है, ये v है, ये v है. v को भी तोड़ देते हैं, एक तो f और दूसरा जो बचा पोर्शन उसको x2 बोल देते हैं. सो x2 प्लस f इज इक्वल टू v. ये हमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 1 बाय x1 प्लस f प्लस 1 बाय x2 प्लस f इक्वल्स टू 1 बाय f. इसको सॉल्व करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, वीडियो में देख के वीडियो पॉज करके तुम खुद ही ट्राई कर लेना. मैं अभी फिलहाल पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल अलजेब्रा की है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है. इसका रिजल्ट आने वाला है x1 x2 इक्वल्स टू f स्क्वायर.
ये रिजल्ट आएगा इसका। सो व्हाट डज दिस मीन कि भाई तुम लोग डायग्राम तुम लोग को एक गिवन है, ऑब्जेक्ट इमेज ये सब बना हुआ है और तुम लोग को एक्स्ट्रा डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। मतलब व्हाट आर एक्स्ट्रा डिस्टेंसेस? पोल से डिस्टेंस नहीं, फोकस से डिस्टेंस दिया हुआ है। फोकस से डिस्टेंसेस है ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, इमेज फ्रॉम द फोकस है, उन दोनों का प्रोडक्ट f स्क्वायर ही होता है। दिस इज वन हैंडी फॉर्मूला। ये कितनी बार ना ये नहीं लगा कि डायरेक्टली एक्स्ट्रा डिस्टेंसेस अगर दिख रहे हैं अपने को तो ये लगा कि f स्क्वायर करके मिल जाता है। तो दिस कैलकुलेशन इज लिटिल इजियर। इसको तुम एक्स्ट्रा डिस्टेंस फॉर्मूला बोल सकते हो या इसका टेक्निकल नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स फॉर्मूला है, गेट इट? ठीक है, ट्राई कर रहे हैं पॉज करके सॉल्व करके। और एक चीज ना मैंने मिस किया था, ये लास्ट रे ऑप्टिक्स के कल ही था रे ऑप्टिक्स क्लास में, जो नंबर ऑफ इमेजेस था ना उसमें जो ऑड आता है तो दो केसेस थे। मैंने तुमको ओवरऑल सिर्फ दो केसेस करना है। नहीं इवन ऑड के नहीं, और वाला ना सिर्फ 360 वाला था। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मिनट्स। तो ये पहला मिरर ऐसा है और दूसरा मिरर ऐसा पड़ा है और इन दोनों के बीच में एंगल कुछ तो थीटा है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ये होएगा थीटा इक्वल्स टू, पहले तो ये कर लेना थीटा इक्वल्स टू, सॉरी पहला अपन को ये निकाल लेना है 360 बाय थीटा कर लेना है। अगर ये इवन नंबर आता है तो -1 कर दो, इफ इवन तो -1 कर देना, तो ये मिलेगा अपने को नंबर ऑफ इमेजेस। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर 360 बाय थीटा अगर ये ऑड है तो दो केसेस बन गए। एक तो सपोज 360 बाय थीटा किया एंड ऑड नंबर आया, कुछ तो आया, ठीक है, तो ये देखना अपने को कि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट दोनों मिरर्स के बाइसेक्टर पे पड़ा है, मतलब सिमेट्री के वाली लाइन पे पड़ा है, तो भी -1 करना है। तो -1 करोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगा। इफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर इधर या इधर पड़ा है मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है ऑब्जेक्ट, तो एज इट इज छोड़ देना है। तो थर्ड है सेम, अच्छा थर्ड नहीं बोलते इसको, इसको सेकंड का, सेकंड मतलब जब ये ऑड आ रहा है उसका केस 1 बोलेंगे। फर्स्ट केस जब ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ा है तो ये दोनों सेम बन रहे हैं, मतलब तो जब ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ा है तो तुमको ऑड इवन सोचना ही नहीं है, -1 कर दो। फिर इवन के लिए भी करेक्ट फॉर्मूला है, ऑड के लिए भी करेक्ट फॉर्मूला है। पर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हटके है और ये नंबर ऑड है तो 360 बाय नंबर ऑफ इमेजेस होगा सिर्फ 360 बाय थीटा। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर, ओके क्लियर है? Yes, sir. सर इसमें अगर n के जो कुछ फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर तो इमेजेस भी फ्रैक्शन में बनेंगी, हमेशा कंप्लीट इमेजेस नहीं बनती हैं। तुम घर पे ट्राई करो, अगर तुम्हारे पास मूवेबल मिरर्स हैं तो दोनों को 90 डिग्री पे रखो, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रखो, तो कितना इमेज बनना चाहिए? 3 इमेजेस बनना चाहिए। कैसे 3 इमेज बनना चाहिए? इधर एक बनना चाहिए, इधर एक बनना चाहिए और बीच में आधे आधे लोग बनने चाहिए। अब 90 से थोड़ा कम करो तो बीच में जो तो थोड़ी आधी इमेजेस है ना 0.5 इमेजेस वो कम हो जाएंगी, वो 0.3 हो जाएंगी, तो 0.6 तो बीच में कंप्लीट इमेज नहीं बनने वाला है, तो इमेज भी फ्रैक्शन है, तो फुल इमेज नहीं बनने वाली है वो, ठीक है। अगर सर इसका ऊपर से आया प्रॉब्लम और इसमें एंगल सपोज कर मैंने 50 मान लिया, हाँ 50, तो इसमें फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन में तो फिर कौन मानेगी और माने क्या मानेगा? हाँ 50 मानो रखो, हाँ 50, हाँ तो क्या रहता देखो सर 7.2 है,
is 7.23 हाँ 7.2 आएगा हाँ तो फिर इसको ऑड वाला करेंगे 7.2 आएगा ना तो फिर अगर फ्रैक्शन आया तो तुम उसको ऑड वाला रखोगे ऐसे करके ठीक तो क्योंकि वो बीच में जो एक जो इमेज है ना वो गायब हो जाएगी ऐसे करके तो मतलब क्या करने का बेस्ट तरीका इसका ये है कि सपोज ऑड आता है नंबर ऑड नहीं आता फ्रैक्शन में आता है तो उसको होल्ड कर दो उसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ मैथ्स में लीस्ट इंटीजर फंक्शन उससे बड़ा नंबर सपोज 7.2 आया 7.2 का तुम 8 कर दो 8 हाँ 8 कर दो अभी 8 ऑड इवन इवन है तो -1 कर लोगे तो इमेज बनेगी 7 पर 7 नहीं बनेगी 7 से थोड़ी कम बनेगी सो 6 पॉइंट समथिंग होगा 6.2 ही होगा बताया मेरे को समझ रहे हो तो ऐसा क्यों किया मैंने तो फ्रैक्शन में आ रहा था और फ्रैक्शन में आ रहा था 7.2 अगर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो एंड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो अगर 8 होता तो 7 इमेजेस बनती अगर रेशियो 8 है तो 7 इमेजेस बनेंगे बट रेशियो 8 से कम है तो जो बीच वाली इमेज है वो फुल देंगे वो थोड़ी कम है तो उसको पहले राउंड ऑफ करके उससे बड़ा वाला डिजिट ले लो और फिर ऑड इवन वाला केस देखो एंड फिर जो फाइनल आंसर है ना वो तुम्हारा 6 पॉइंट जिससे हमें 7.2 था तो अगर आंसर नहीं 8.2 था 7.2 था तो आंसर रहेगा 6.2 ऐसे करके क्योंकि 8 में से -1 करना पड़ेगा ऐसे करके ठीक है ओके अभी क्या करें रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन में कुछ बचा है मिरर्स में मेरे को भी नहीं लगता कुछ बाकी जो डिफरेंट केसेस हैं वो तुम खुद ही समझ सकते हो फॉर्मूला में से ठीक है वो फिर हाँ बोलो सर वो जो हमने अभी अपनी केस बताया था जो मिरर था स्फेरिकल वाला वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल अगर कुछ एंगल पे हुआ तो फिर उसमें हॉरिजॉन्टल पे कुछ होगा पर वापस बोलो जो मिरर था स्फेरिकल मिरर हाँ ये है और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हाँ ऐसे मूव कर रहे हैं वर्टिकल नहीं हो ऐसे कुछ एंगल पे ऐसे मूव कर रहे हैं हाँ हाँ तो उस पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इक्वली होगा या वर्टिकल कंपोनेंट सेम होने वाले हैं सब में वर्टिकल कंपोनेंट सेम ही होगा ना क्योंकि यू चेंज नहीं हो रहा है वर्टिकल में यू सेम है ना यू किसका चेंज हो रहा है सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला का कैंसिल हो जाएगा अगर नहीं वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा मतलब ऐसे अगर दो ले तो ऐसे कैंसिल हो जाना दो क्यों लेंगे एक ही ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रही है कैंसिल थोड़ी ऐड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से कैंसिल हो जाएगी अगर एक ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है तो दो दिखेंगे मिरर में है ना समझ में परपेंडिकुलर कंपोनेंट वही स्पीड से जाएगा क्योंकि उसका यू चेंज ही नहीं हुआ ना इसका यू चेंज होते जा रहा है ये यू डिक्रीज होते जा रहा है तो सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा ठीक है रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कहा है रिफ्रैक्शन मीडियम भी चेंज होगा ठीक है डायरेक्शन के साथ साथ मीडियम भी चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन ये इंसिडेंट रे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर मीडियम सेम होता तो रे ऐसे गई होती तो ये एंगल ऑफ डेविएशन अभी ये मीडियम चेंज हुआ है तो यहाँ पे मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट किया जाता है एन और म्यू हम बुक्स इन म्यू आल्सो ठीक है बट म्यू और जेड इज डिजाइन मैं नहीं लिख रहा हूँ सो n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो यहाँ पे ये रेयर है और ये डेंस है सो बाय रेयर एंड डेंस आई डोंट मीन डेंसिटी कम है या ज्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है जितना मीडियम ऑप्टिकली डेंस होगा उतना ही रे को नॉर्मल की तरफ लेगा अगर एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा तो रे को नॉर्मल से दूर करेगा अभी ये n जो है ये आता है मीडियम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन को पता है ना
तो वो एक मीडियम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बिहेव कर रहा है, उसमें से ये n जनरेट होता है। वी ऑलरेडी नो द फार्मूला। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अभी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फार्मूला बता मेरे को, 1 बाय रूट ऑफ नॉट मतलब वैक्यूम, और v क्या हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन, है ना, नॉट नहीं लगेगा। सो ये मीडियम है, दोनों को डिवाइड कर दो, ये डिवाइडेड है, ये क्या हो गया, ऊपर आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, रिलेटिव परमीएबिलिटी, और ये रिलेटिव परमीएबिलिटी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो ऑब्वियसली ये रिलेटिव है तो कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, तो इसका भी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं रहेगा। बट एक मीडियम की परमीएबिलिटी कितनी ज्यादा है या परमिटिविटी कितनी ज्यादा है, उसके हिसाब से वो लाइट की डायरेक्शन डिसाइड करेगा अपने अंदर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इनके हिसाब से बेंड करने वाला है, ठीक है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज इट्स ओरिजिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ओनली, ओके। सो अभी ये एक डेंस मीडियम और ये एक रेयर मीडियम है, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते हुए दिख रही है यहाँ पे। तो स्नेल्स लॉ अगेन यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक तो आई रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों कोप्लेनर है। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। और दूसरा एंगल, जो भी एंगल हो, ये इंसिडेंस है और ये रिफ्रैक्शन है। सो एंगल विद द नॉर्मल का साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब n, ये मैं इसको 1 लिख देता हूं, इसको n2। सो n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, और n1 upon n2 is sin r है, sin i, however you wish to write। बट ये याद रखो कि वो मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है वो एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है। अभी तो इधर तो 2 ही मीडियम है, सपोज ऐसा मल्टीपल मीडियम ऐसा हो, सो सबका ऐसा नॉर्मल बना देता हूं मैं, ऐसे बैठो, तो दो ऐसे बैठो, दो हो गया। सो ये जो एंगल्स हैं 1 2 3 और ये 4, ये छोटा सा एंगल 4, ये 1 है। अगर ये मीडियम और ये मीडियम सेम है तो ये भी 1 ही होने वाला है। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इसका वो n1 n2 n3 n4, ये वापस n1 आ गया, तो n1 sin 1 equals to n2 sin 2 equals to n3 sin 3 equals to जितने जो भी मीडियम हो, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट सेम रहता है कोई भी मीडियम, ओके। अगर अलग हो तो अगर नीचे वाला अलग, अगर नीचे वाला n1 नहीं हो तो जो होगा वहां पे उसको ये मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये एंगल 1 नहीं होगा, फिर ये दूसरा कुछ मैंने 4 लिखे हैं, 5 होगा और ये होगा n5, तो n5 sin 5 into n5 ये हो जाएगा। पर अगर ये 1 है तो इधर 1 ही रहने वाला है। इसका मतलब तुमको अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है 5-6 ऐसा मीडियम दिए हुए जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, और इसमें तुमको पता लगाना है कि इनमें से बताओ कौन से मीडियम सेम है, तो वो मीडियम सेम है जिस मीडियम में लाइट का एंगल नॉर्मल के साथ सेम है, उनका n सेम होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे इसका और इसका सेम है तो दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे n1 और n5 सेम है, और कहीं पे सिमिलरिटी दिख रही है, बहुत छोटे, ये एक छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सो इफ आई एम हैविंग 3 मीडियम और उसमें लाइट ऐसे पास होते हुए दिख रही है, एक में ऐसे गई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे गई,
फिर ऐसे हाँ, तो इसमें बता सकता हूँ मैं 1 2 3 4 5 तो कौन कौन से मीडियम सेम है 1 और 5 सेम है तो 5 और 4 भी सेम ही है 1 3 5 तो ये 3 सेम दिख नहीं रहा है ये देखिए एक्सटेंड कर देंगे तो ऐसे करेंगे तो लाइन एक्सटेंड कर लो और 2 और 4 तो ये देखना है किसका एंगल सेम है ठीक है तुम ऐसा पेन वहाँ पे रख के पैरेलल करके ऐसा देख सकते हो स्केल रख के ऐसा क्यों होता है काफी स्नेल्स लॉ क्यों देखो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना तो वो ना हमेशा शॉर्टेस्ट ऑप्टिकल पाथ चूज करेगी शॉर्टेस्ट ऑप्टिकल पाथ सो ऑप्टिकल पाथ इज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑप्टिकल पाथ इज जस्ट अ फैंसी नेम गिवन टू टाइम लाइट वो रास्ता चूज करेगी जहां से उसको टाइम कम लगता हो दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में वो वाला पाथ चूज करेगी लाइट आई शो यू अनदर एग्जांपल अदर देन लाइट इधर एक स्विमिंग पूल है और यहाँ पे एक बंदा है क्रिश और इधर एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट पी पागल क्रिश को यहाँ पे जाना है तो उसके पास मल्टीपल तरीके हैं जाने के एक तो ये पूरा घूम के ऑब्वियसली दिख रहा है ज्यादा लंबा रास्ता हो जाएगा यहाँ से भी घूम के जाएगा तो भी या तो सीधा सीधा जाए ये रेफर करेंगे 4 जगह कि मैं सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ रहे हो देखो अभी यहाँ पे ये लाइट नहीं है तो ये ऐसा स्नेल्स लॉ फॉलो करके नहीं जाने वाला है इसको तो जैसे मर्जी पे ही जाएगा इसको चाहिए वैसा घूम करके भी जा सकता है ऐसा स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकता है ज्योमेट्रिकली देखो तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ पर पानी में इसको स्विम करने में थोड़ा तो स्लो स्विम करेगा ना कंपेयर टू जो हवा में जो लैंड पे जो भाग रहा है सो लेट्स से स्पीड ऑन लैंड इज vl and the speed in water is vw इसको क्रिश को शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ पे पहुंचना है वो ये वाला पाथ अगर लेगा तो पानी में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मैं बार बार ऑप्टिकल पाथ से उसको कंफ्यूज हो रहा हूँ शॉर्टेस्ट टाइम सो शॉर्टेस्ट टाइम वो होने वाला है जिस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ फॉलो जिस पॉइंट पे अच्छा यहाँ पे लाइट नहीं है वैसे तो यहाँ पे इनका रेशियो करना है जहाँ पे VL θ1 sin θ1 is equal to VW sin θ2 जहाँ पे ये लगेगा जो पॉइंट पे sin θ1 sin θ2 की वैल्यू VL upon VW होगी रेशियो का वहां से जाने में लीस्ट टाइम लगने वाला है कंसीडरिंग कि इसमें कितना फास्ट वो स्विम कर सकता है ठीक है सो इससे लीस्ट टाइम नहीं लगने वाला इसमें इसका वाटर में टाइम बढ़ जाएगा सो स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट समथिंग वेरी बेसिक इन नेचर कि लाइट भी ये करती है दो लाइट के पास खुद का ब्रेन नहीं है बट इट फॉलोज स्नेल्स लॉ बाय इटसेल्फ हमारे पास खुद का ब्रेन है बट वी ऑलवेज वी वोंट फाइंड दैट एंगल अच्छा जो रेगुलर स्विमिंग जो करते हैं ना उनको ये पता होता है नॉट बिकॉज दे हैव गॉट स्नेल्स लॉ बट बिकॉज दे हैव दैट इंट्यूशन ओनली कि वो पॉइंट से जाने पे मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा तो वो पाएगा नेचुरली वो पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं ऐसा वो सीधा सीधा नहीं है तो उनको पता है कि अंदर मेरे को थोड़ा ज्यादा लाइट मिलने वाला है ऐसा ठीक है सो लाइट आल्सो डज दिस लाइट शॉर्टेस्ट टाइम में उधर पहुंचना चाहती है तो उसके लिए वो स्नेल्स लॉ लगता है वहां पे सो टेक्निकली इट इज कॉल्ड लीस्ट ऑप्टिकल पाथ इट इज नॉट कॉल्ड शॉर्टेस्ट टाइम बट कंसेप्चुअली इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम तुमको वो समझना है तो जब भी पढ़ोगे कहीं पे बुक में तो उनको लिखा होगा कि द ऑप्टिकल पाथ इज द मिनिमम दैट इज व्हाई स्नेल्स लॉ बट ऑप्टिकल पाथ मिनिमम क्या ऑप्टिकल पाथ मिनिमम फिजिकली अगर तुम सोचते हो तो ये पाथ तो बड़ा ही हो गया ना अच्छा इससे छोटा ये भी बात है एक और भी ऑप्शन है इसको पूल के अंदर पानी के अंदर लीस्ट डिस्टेंस का कवर करना पड़े परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल पाथ पानी का लीस्ट ये है बट इसमें ये लैंड का इतना थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा कि ओवरऑल इसको टाइम ज्यादा लगने वाला है कंपेयर टू दिस पाथ सो व्हेनेवर यू लिसन कि भाई ऑप्टिकल पाथ क्या है तो सोचो कि लाइट को कितना टाइम लग रहा है वहां पे पहुंचने में ये वेव ऑप्टिक्स में भी थोड़ा कंसेप्ट ये आने वाला है
जो यंग जबरदस्त एक्सपेरिमेंट में बीच में एक फ्रिंज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो फ्रिंज की थिकनेस क्या होने वाली है, तो वहां पे भी ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट है तुम लोग को, ठीक है? क्लियर, समझ में आया? स्नेल्स लॉ का इंपॉर्टेंस? तो लाइट बेंड्स व्हेन मीडियम चेंजेस, तो मतलब अगर, अच्छा दिस इज द रीजन हमको ग्लास दिखाई देता है। एक ग्लास है यहाँ पे, मैं पकड़ के रखा है, तुम लोग को दिखेगा ना? डोंट कंसिडर रिफ्लेक्शन। मेरा जो ग्लास है वो एकदम ऐसे सुपर मैट फिनिश वाला ग्लास है, ग्लॉसी है, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सी द ग्लास बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम एयर। अगर कोई ऐसा मटेरियल हो मेरे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो, वो नहीं दिखने वाला, क्योंकि उसमें से लाइट जो पास होकर तुम्हारी तरफ आ रही है वो बेंड ही नहीं होगी। अभी अगर मैं इधर ग्लास पकड़ के खड़ा हूं, तो ये सारी चीजें ग्लास है, ग्लास के बिना जहां दिख रही है, ग्लास के साथ थोड़ी शिफ्टेड दिखने वाली है। तो इसके लिए सराउंडिंग से कंपेयर होके हमको ग्लास में से पास होके या मीडियम चेंज होके चीजें शिफ्टेड दिखती हैं, तो हमको पता चल जाता है पीछे कुछ मीडियम पड़ा है। पर अगर उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, सराउंडिंग जितना ही हो, तो वो शिफ्ट नहीं होगा, तो हमको ये दिखेगा नहीं। जैसे ठीक है, सो can we see transparent objects or not? We can see transparent objects because of their different refractive index. If the refractive index is similar to the surrounding, then we will not be able to see the transparent objects also. Okay? Yes. So medium change तो light bend हो गई, ठीक। अभी ये प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट्स की साइज वगैरह भी डिफरेंट हो जाती है। तो जैसे कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब पड़ा है, लाइट यहां से ऐसे जा रही थी और ये नहीं होता तो ऐसे सीधा सीधे जाती, पर रेक्टेंगुलर स्लैब की वजह से लाइट यहां पे बेंड होगी पहली बार टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इधर बेंड होगी वापस से अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसके पैरेलल निकलने वाली है। सो ये एंगल सेम होने वाला है, आई ये भी आई होने वाला है, बट लाइट थोड़ी शिफ्ट हो गई इधर, यहां जाने के बदले अभी वो पैरेलली थोड़ा ये साइड जा रही है। दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, ठीक है? ये है लैटरल शिफ्ट। यहां पर देखो दो ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक ये और एक ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, जो कॉमन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो अगर पॉइंट्स का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड ए डी, ए बी सी एंड ए डी सी। अभी इसमें ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, ये कितना बचा? आई माइनस आर, डेल्टा मतलब इसको बोलता हूं मैं डेविएशन। सो डेविएशन कितना हो रहा है? आई माइनस आर जितना हो रहा है। तो यहां पे लेट्स कॉल दिस डी या एक्स, डी लिखते हैं, डेविएशन लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्टिंग है डी, डी होगा टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल में यहां पे तुम लगाओ कॉस थीटा और यहां पे तुम लगाओ साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा लगाने से ये इक्वेशन रिलेशन आता है। अगेन वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ये कि दो स्टेप्स में डिवाइड करके आ जाए। ओके, तो ये लैटरल शिफ्ट का इक्वेशन है। ये जब ग्लास स्लैब से पास हो रही होगी तो लाइट शिफ्ट हो जाती है, उसके लिए ये यूज करना है। ओके, दूसरा एक फिनोमेनन हो रहा होता है कि चीजें अपनी जगह पे नहीं दिखती हैं, थोड़ी ऊपर दिखती हैं या थोड़ी नीचे दिखती हैं। ये तुम लोग अपना घर पे में शायद बाथरूम में ट्राई किया होगा, जो बाल्टी में से जब तुम पानी ले रहे हो और तुम अगर मोबाइल डालते हो तो वह थोड़ा बेंट दिखता है। तो सपोज ये पानी है और यहाँ पे तुमने ऐसा ऑब्जेक्ट डाला, तो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा, ऐसा बेंड होकर दिखेगा। आज ट्राई करना, ऐसा स्ट्रेट हाथ डालना पानी के अंदर, ऐसा टेढ़ा दिखने वाला है बीच में से, ठीक है? तो दिस लीड्स टू चेंज इन डेप्थ। एक खाली बाल्टी, एक खाली बकेट और एक भरे हुए बकेट का जो बेस है वो डिफरेंट जगहों पे दिख रहा होता है। बकेट भर जाएगा तो बेस थोड़ा रेज्ड दिखता है, एंड खाली है तो वो रियल है। तो
तो जो खाली है मतलब वो रियल डेप्थ है। अगर तुमने मीडियम चेंज कर दिया मतलब तुमने पानी भर दिया तो वो जो बेस दिख रहा है वो रियल डेप्थ नहीं है, वो उसको बोलते हैं वर्चुअल डेप्थ। सो वी आर सीइंग इट टू बी एट सम लेसर हाइट या लेसर डेप्थ आई शुड से। तो ये कब हो रहा है? जब एक ऑब्जर्वर बाहर है। ऑब्जर्वर कहां है? रेयर मीडियम में है और बेस यहां पे है डेंस मीडियम में। मैं इसको एक ऑब्जेक्ट इधर लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है। तो वी सी थिंग्स विथ लेस डेप्थ, वी सी डेप्थ टू बी डिक्रीज्ड। तो HI by HO ये क्या होगा? अगेन मैं डिराइव नहीं करता, ठीक है। HI by HO क्या होगा? गेस करो। यहां पे इमेज कम दिख रही है, छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है? छोटी दिख रही है, कम दिख रही है। रियल डेप्थ ज्यादा है, हमको पानी भरने के बाद डेप्थ लेस दिख रही है। तो सामने कौन सा आएगा? ND के R आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्चुअल डेप्थ फ्रॉम कॉमन सेंस। ऑब्वियसली यहां पे डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। उल्टा होगा अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, सपोज एक पेड़ हो और यहाँ पे अंदर अपन स्विमिंग कर रहे हैं, या पेड़ हो या कोई बिल्डिंग है, तो उससे आती हुई रे अपने को पेड़ होकर दिखेगी। तो अपने को इधर नहीं दिखने वाला पेड़, अपने को पेड़ दिखेगा कि यहाँ पे कहीं पे। सो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होकर दिखेगी। तो यहाँ पे HI/HO इसके सामने क्या रखना है? ND डेंसर मीडियम, बड़ा वाले रखना है ND बाय। ये क्वेश्चन है वर्चुअल हाइट का, ओके ठीक है। चलो तो ये वर्चुअल डेप्थ और वर्चुअल हाइट ये ध्यान से लगाना है अपने को। इसके लिए हमेशा प्रॉब्लम में तुम लोग ये याद रखो कि देख कहां से रहे हो। अगर तुम डेंस मीडियम में हो, ऑब्जर्वर डेंस मीडियम में है, तो इमेज बड़ी दिखने वाली है, HI के सामने बड़ा नंबर रखोगे। अगर तुम हवा में हो, रेयर मीडियम में हो, तो इमेज छोटी दिखने वाली है, HI के सामने छोटा नंबर रखोगे, वैसा करके, ठीक है।